हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, अध्याय 2, जिसमें कि चैप्टर का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो हम आज स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का 2 चैप्टर। तो आइए हम देखते हैं। ये हमारा इतिहास का है, सेकेंड चैप्टर। ये तुषार की रेल यात्रा के बारे में बता रहा है। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। जो तुषार है वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपने रिश्तेदार की शादी में। तो रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। जैसे कि तुषार था जो शादी में जा रहा था दिल्ली से चेन्नई। उसने बाहर देखा, खिड़की सीट पे बैठा था, तो उसने देखा बाहर का नजारा ना। तो उसने देखा कि जब ट्रेन दौड़ रही है तो क्या हुआ, पेड़ पौधे सब क्या हुआ, पीछे छूटते हुए जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला कि क्या तुम्हें पता है कि 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू हुई थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई है। मतलब कि पहले ट्रेन आई, रेल, उसके बाद बस आई। तो उन्होंने कहा 150 साल पहले तो ट्रेन से यात्रा करना शुरू हुई है और उसके कुछ दशक बाद आई है। मतलब कि कुछ 10 मतलब 10 साल होता, तो 10 साल पहले आई है। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता देते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुषार को मन में लगा कि चलो अभी 150 साल पहले ही ट्रेन आई ना, और बस भी अभी आई है उसके कुछ दशक बाद, तो क्या लोग यात्रा नहीं करते थे? जो उनसे मन में आया। तो लेकिन ऐसा नहीं है। तो आइए हम देखते हैं, जब नहीं था ट्रेन, बस वगैरह, तो लोग कैसे जीते थे। आरंभ मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? जो आरंभिक मानव थे स्टार्टिंग में, तो वो क्या करते थे, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। तो हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें अखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। अखेटक खाद्य संग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो शिकार वगैरह करते थे और फल फूल पौधे ये सब खाते थे, तो इसलिए हमें उन्हें अखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। ज़्यादातर वो क्या करते थे, जंगली जानवरों का शिकार करके खाते थे पहले आरंभिक मानव जो थे। मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो पहले तो इतना नहीं था ना कि मतलब कि चावल आटा ये सब तो पहले था नहीं। तो लोग अपना जीवन जीने के लिए जंगल में जानवरों को शिकार करते थे, उसे मार कर खाते थे, मछलियाँ पकड़ के खाते थे, चिड़ियाँ पकड़ते थे, और फल फूल जो भी मिलते थे, दाने, पत्ते, पौधे, अंडे, ये सब इकट्ठा करके वो रखा करते थे और खाते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। क्योंकि वो इसलिए घूमते थे ना, क्योंकि जैसे कि एक जगह पे रहेंगे तो शिकार तो खत्म हो गया, कुछ समय रहे वहाँ पे शिकार उकार किया, वहाँ पे खाना खत्म हो गया, तो उसे फिर दूसरी जगह जाना पड़ता था शिकार के लिए। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने के लिए लोग भी इसके पीछे पीछे जाया करते थे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उसकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे।
और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी कभी नहीं सूखता। कोई कोई नदी और झीलों का पानी क्या है, कभी नहीं सूखता है। और कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, मतलब कुछ में पानी होता है, कुछ में बारिश आता तभी पानी जमा होता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो लोग इधर उधर क्यों जाते थे? खाना का, जानवरों को पीछा करते हुए, क्योंकि जानवर लोग भी तो हिरन शिकार वगैरह करने के लिए जाते होंगे। फल फूल जब ख़त्म हो जाते थे पेड़ पौधे में, तो वो और अन्य जगह जाते थे कि और आगे कुछ मिल जाए उन्हें। और फल भी हर एक मौसम में नहीं होता, हर समय का अलग अलग फल होता है, तो वो उसके तलाश में लोग इधर उधर जाया करते थे मौसम के अनुसार भी। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? जो हमें ये कैसे पता कि आरंभिक मानव कैसे रहते थे, कैसे जीते थे, उसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, तो वो देखना है। पुरातात्विकों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिसका निर्माण और उपयोग अखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए थे। उस समय तो लोहा वगैरह था नहीं, तो लोग क्या करते थे, पत्थर से शिकार करते थे, लकड़ियों से शिकार करते थे और हड्डियों के औजार बना बना के उनसे शिकार किया करते थे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं और जो कुछ पत्थर के जो औजार बनाए थे उन्होंने, वो अभी भी है। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियां के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ के साथ क्या है, हड्डियां और लकड़ियों के मुट्ठे बनाकर भाले और बाण बनाकर हथियार बनाए जाया करते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। लकड़ी लोग काट के झोपड़ी बनाते थे और खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया करते थे और उसका औजार बनाते थे। पत्थर के औजार का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। जो पत्थर का औजार बनते थे उसको क्या करते थे, इंसान खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए उसका खोदने का उपयोग किया जाते थे। और सेकेंड और दाएं तरफ जो है, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को छीलने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ये है जानवरों की खाल से वस्त्र सिले जाते थे और ये है खोदने के लिए पत्थर के औजार बनाए जाते थे। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखिए। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहां पर अखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर अखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियां और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो हम मानचित्र सेकेंड देखेंगे। लाल त्रिकोण वाले पुरास्थल हैं, तो अखेटक के लोग हैं जो भीमबेटका में, हुंसकी और कुरनूल की गुफाएं में पाए जाते थे। ये सब का पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है, मतलब कि सबसे पुराना ये स्थल पूरा पाषाणी स्थल। भीमबेटका देख लो, तो भीमबेटका कहाँ है? ये रहा भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। अभी इसके आसपास नदी है, नर्मदा और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। तो हम भीमबेटका के बारे में लिखते हैं। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, जो आज का मध्य प्रदेश है, वहाँ भीमबेटका है। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली है। लोग इस गुफा में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी गुफाओं में। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? धूप, बरसात और हवा वगैरह से बचने के लिए क्या करते थे लोग? गुफा में रहते थे पहले, क्योंकि घर तो था नहीं,
और घर बनाया उन्होंने बुर्जुहों में पहला, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग इस ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ पत्थर मिल सके। और पत्थर भी वहाँ मिलता था, जो पत्थर से क्या करते थे, वो औजार बना के उसे शिकार करके फिर वापस गुफा में आके नुक जाते थे। शैल चित्रकला, इसमें हमें क्या पता चलता है? तो इसमें हमें पता चलता है कि एक जो इंसान है वो एक जानवर का शिकार कर रहा है। एक शैल चित्र है, इस शैल चित्र के बारे में बताओ। ये है वह भीमबेटका के गुफाओं का चित्र। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उसमें कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ये क्या, दोनों जानवरों का चित्रण किया बनाया हुआ चित्र। और ये हमारा है पहाड़, भीमबेटका का गुफा। पुरास्थल, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुएं के अवशेष मिलते हैं। तो पुरास्थल किसे कहते हैं? जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुएं के कुछ अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। यह जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। ये कई हजारों वर्ष पहले की बातें होती है। ये क्या है? ये ज़मीन के अंदर या फिर कहीं ऊपर या समुद्र नदी के नीचे, नदी के तल में ये सब औजार मिले हैं जो कि लोग यूज करके वहीं पे छोड़ दिए थे। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। इन सब के बारे में हमें तीसरे चैप्टर में बताया जाएगा। आग की खोज। अब आग की खोज करते हैं कि कैसे आग की खोज हुई। आग की मानचित्र 2 में कुन्नुल गुफा ढूंढो। तो हमें चलना है कुन्नुल गुफा। ये हमारा कुन्नुल गुफा है जो कि अभी तमिलनाडु के तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का भाग है। आंध्र प्रदेश में पड़ेगा कुन्नुल। कुन्नुल का है आंध्र प्रदेश में, और ये हमारा है तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश अभी। तो कुन्नुल की ये गुफाएं हैं और यहीं आग की खोज हुई है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। मानचित्र में कुन्नुल गुफा ढूंढो। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी आग का प्रयोग किया करते होंगे। जो आरंभिक लोग हैं वो आग वहाँ पे क्या राख का मतलब कि अवशेष मिले हैं। तो राख क्यों है? क्योंकि आग जला होगा, तो जलाना जानते हैं तभी तो आग जलागा। तो आग जलाए होंगे। आग किस लिए जलाए होंगे? तो रोशनी करने के लिए भी जला सकते हैं, शिकार करने के लिए भी जला सकते हैं, मतलब शिकार को, जानवरों को दूर भगाने के लिए भी कर सकते हैं, और मांस वगैरह बनाने के लिए भी आग का प्रयोग कर सकते हैं, किए होंगे। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? तो आज हम आग का उपयोग कई कारणों से करते हैं। खाना बनाने के लिए, कुछ जलाने के लिए, रोशनी के लिए भी करते हैं। अब आगे नाम एंड तिथियाँ। नाम एंड तिथियाँ। नाम और तिथियाँ। आज हम अब देखते हैं नाम और तिथियाँ के बारे में। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातात्विक ने उनके बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक पुरापाषाण काल, जिस काल के हम बारे में पढ़ रहे हैं, उस पुरातात्विक जो लोग थे उसके बहुत नाम रखे हैं। जैसे कि आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। मतलब पुरापाषाण मतलब पुराना, पाषाण मतलब पत्थर, मतलब पुराना पाषाण काल। यह शब्दों पुरा यानी माने प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजार को महत्व बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से है। जो पूरा पाषाण काल है वो 20 लाख पहले के हैं। पहले से लेकर, जो पूरा पाषाण काल चला हमारा 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल तक, 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला तो आरंभिक
आरंभिक मध्य पूरा पाषाण काल। तो जो पाषाण काल थे उसे भी हम 3 भागों में पुरातात्विक में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल के 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के लोग दौरान घटित हुई है। जो 99% की जो कहानी है मानव इतिहास के, तो 90% क्या, 99% इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। जिस काल में हमें पर्यावरण का बदलाव मिला है वो उसे मध्य या मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले माना जाता है। जो पहला था आरंभिक पूरा पाषाण काल, उसमें तो 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले को माना जाता है, और मध्य पाषाण काल उसे 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण जो औजार, जो पत्थर के औजार बने थे इस काल के, आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। पहले तो लोग आरंभिक पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थर से ही मारते थे, उनको उतना नॉलेज नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या उन्हें नॉलेज आना पड़ा, वो पतले पतले छोटे छोटे औजार पत्थर के बनाने लगे और नुकीले निकले। इसे माइक्रोलिथिक यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियां के मुट्ठे लगे हंसियां और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान के बनाए जाते रहे। और साथ साथ में क्या, जो पूरा पाषाण युग वाले मतलब पहले जो बनता था पत्थर के औजार, वो भी बनते थे और थोड़े छोटे छोटे भी बनाने लगे उन्होंने, और थोड़ा नोकीला वगैरह, और हड्डियों का फिर वो हड्डियों और लकड़ियों का भी औजार बनाने लगे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। तो जो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले है उसे तो हम कहते हैं पूरा पाषाण युग। अब मध्य पाषाण युग कहते हैं 12,000 साल से लेकर 10,000 साल तक, और जो नव पाषाण युग है उसे हम 10,000 साल पहले से होती है उसे हम नव पाषाण युग कहते हैं। नव पाषाण का मतलब क्या होता है, मतलब कि नया पाषाण, नव माने नया पत्थर का मतलब है। इसमें हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्ययनों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थलों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम होंगे। हम बदलती जलवायु के बारे में पढ़ना है। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। जो 12,000 साल पहले है क्या, दुनिया में बदलाव और जलवायु क्या बदलाव आने लगी, गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों के पास घास वाले मैदान बनने लगे। जो हमारा जो कृषि स्टार्ट हुआ है वो नव पाषाण युग में ही हुआ है, तो वही बता रहे हैं। गर्मी आई और घास के मैदान लगने लगे। इससे हिरन, बरहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इस जानवरों का शिकार करते थे वे इसके पीछे आए और इसके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। मतलब कि जब देखे कि शिकार करने आए तो उन्होंने देखा कि क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इनकी क्या आदत है, इनके प्रजनन क्या समय क्या है, और सबकी जानकारी उन्होंने हासिल की। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। उसमें उन्होंने सोचा कि क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे प्रजनन होता है। इस तरह से हम क्या करेंगे, एक ऐसे तो जानवर पकड़ते हैं, मार के खा लेते तो उसी टाइम खत्म हो जाता है, लेकिन हम उसे पकड़ लेंगे, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उसका देखभाल करेंगे और बाद में प्रजनन से संख्या बढ़ेगी तो हम इसका क्या करेंगे, मतलब कि कभी भी उपयोग कर सकते हैं, बाद के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। नवपाषाण काल में क्या थी, मछली भी स्रोत बन गई थी मुख्य भोजन का। खेती और पशुपालन की शुरुआत। जो खेती और पशुपालन की शुरुआत नवपाषाण युग में ही हुई है, तो आई पढ़ते। इसी दौरान उपमहाद्वीपीय
कि भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। जब गर्मी बढ़ी, घास उगने लगे तो धान, गेहूं और जौ की भी खेती मैंने खुद से उगने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। तो महिलाएं, पुरुषों ने जो थे बच्चे लोग देखे कि ये क्या हो रहा है, क्या उग रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं थे और कब पककर तैयार होते थे। तो वो उस जगह पर रुक के देखने लगे होंगे कि यह अनाज कब उगते हैं, कब तक पकते हैं, और फिर उसको स्टोर करना शुरू कर दिए और अब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। तो उस समय क्या है, लोगों ने देखा होगा कि ऐसा उन्होंने देखा होगा कि चलो इस महीने में ये अनाज उगना शुरू हुई, फिर 2-4 महीने के बाद पक जाती है, फिर उसे स्टोर कर लेंगे। तो ऐसे क्या करना, लोगों ने खुद पैदा करना इसे सीख लिया कि ऐसे ही पैदा होती है। इस प्रकार धीरे धीरे कृषक बन गए वो, फिर धीरे धीरे किसान मतलब कृषि करने लगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। तो जब पालतू बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, वो जानवरों के लिए तो आसपास में चारा घर बना दिया होगा, चारा वगैरह रख दिया होगा और घास वगैरह उगाए होंगे ताकि जानवर क्या होगा, आकर्षित होकर यहाँ पे आए और उसे हम पालतू बना लें। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो कुत्ते को सबसे पहले जंगली मतलब पालतू जानवर बनाया गया। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे पशुपालक बन गए होंगे। उन्होंने देखा होगा कि कौन जानवर खतरनाक है, कौन नहीं है। जो खतरनाक नहीं है उनको वो झुंड में रहते थे तो वो अपने आसपास में ही रहने देते थे ताकि वो बाद में से यूज कर सके। फिर धीरे धीरे उन्होंने सीखा होगा, फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पशु पालना शुरू कर दिया। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया है? ये हमसे पूछा है। नेक्स्ट हमारे बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहते हैं। लोगों ने जब पौधे उगाना शुरू किया होगा तो पौधे उगने में 3-4 मंथ लग जाते हैं। तो लोगों ने क्या किया, 3-4 महीना एक ही जगह पर रहना स्टार्ट किया। वहाँ पे पशु भी पालने लगे तो वो क्या, बसने की एक प्रक्रिया हो गया। बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवर से भिन्न होते हैं। जो अपनाए गए पौधे हैं और जानवर अक्सर जंगली पौधे और जानवर से अलग होते थे जो वो खुद उगाते थे। इसकी वजह यह था कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते थे। जैसे उदाहरण के लिए तौर पर लोग उन्हीं पौधों जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। जो कम बीमार पड़ता हो वही जानवर को पालेंगे। जो बीमार पड़ जाएगा, बार बार मर जाएगा, तो ऐसे जानवर को वो नहीं पालते थे। और पौधे भी वैसे रखते थे जो कम खराब हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिससे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे, साथ ही जिनकी मजबूत ठंडले अनाज के पक्के दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित कर सके। उन्हीं जानवर को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और छोटे सींग होते हैं। जब हम जो जानवर पालते हैं उसमें छोटे दांत और छोटे सींग होते हैं, और जंगली में क्या होता है, बड़े दांत और बड़े सींग होते हैं। ये दांत का फोटो है, ये पालतू का है और जंगली का है। इन दांतों को देखो, इसमें कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का है। तो जो छोटे हैं वो पालतू के और जो बड़े हैं वो जंगली के हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई
वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वह इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में से गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में से कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। पहले कुत्ता को पाला गया, फिर भेड़ बकरियों को पालतू बनाया गया। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को वो कर देखो। कोई पौधे के बीज को आप वो कर मिट्टी के नीचे वो कर देखना, डाल के देखना। तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर कुछ साल लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उसकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों में उसकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था, क्योंकि जानवर वगैरह भी रहता था तो कहीं खा ना ले। यह अनाजों के उपयोग है। बीज के रूप में रखे जाते थे, खाद के रूप में और उपहार के रूप में भी, और भंडारण के रूप में। किसी को जैसे कि अनाज दिया गया कि उसको नहीं है तो उपहार के रूप में अनाज दे दिया करते थे और भंडार करके रखते थे ताकि वो बाद में उसे यूज कर सके खाने में। अनाज को भोजन और बीज दोनों रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी कि अब हमें इतने फसल हो गए तो हम इसे कहाँ रखें। उन्होंने ये बात सोचा। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए और उसे स्टोर करने के रखने के लिए उन्होंने सोचा कि बहुत इलाकों में क्या कि मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए गए, टोकरियाँ बुनी गई या फिर ज़मीन में मतलब कि गड्ढा करके खोदा गया। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उसका प्रयोग करते होंगे? क्या जो शिकारी वो, क्या आपको लगता है कि भोजन संग्रह के लिए बर्तन बनाते होंगे या उसका उपयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। अगर है हाँ तो आप जवाब दीजिए, हाँ तो क्यों और ना तो क्यों। तो शिकारी भी करते थे, क्योंकि शिकार कर तो एक समय के बाद शिकार मतलब कि जानवर है जो ख़त्म हो जाते होंगे तो वो भोजन क्या करते होंगे, इकट्ठे करने के लिए बर्तन वगैरह बनाते होंगे और उस भोजन का उपयोग भी करते होंगे। तो हाँ, ये है हमारा जवाब। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उसकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उसकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो भोजन के अतिरिक्त उसमें से हमें ऊन भी मिलता है और बहुत सी चीज़ मिल जाते हैं जानवर से। उसके खाल से कपड़े भी बनते हैं, जूता वगैरह भी बनता है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। जो स्टार्टिंग में जो कृषक और पशुपालक थे उसके बारे में हमें पता करना है। मानचित्र 2 पृष्ठ 13 को देखें। फिर मानचित्र 2 में देखना है हमें। देखना क्या उसमें। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता कर उस बिंदु को जगह को दर्शाता है जो पुरातात्विक शुरुआतों कृषकों और पशुपालकों के लिए साक्ष्य मिले हैं। आओ और आरंभिक के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ 13 को देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातात्विक विदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। तो ये है जैसे जो नीले हैं, नवपाषाण युग में यहाँ बुर्जुआ में एक गड्ढा मिला है जहाँ घर बना था, तो वहाँ पे कृषि का, मेहरगढ़ में चावल का साक्ष्य, कोल्डीबा में, चिरांद में
चिरांद बिहार के चिरांद में, दायोजली में, हल्लूर में और पय्यामपल्ली में यहाँ क्या कृषि के साक्ष्य मिले हैं और पशुपालक के। शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम उत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। जो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण क्षेत्र था वो पश्चिम के उत्तर में, आधुनिक जो अभी कश्मीर है, और पूर्वी दक्षिण में भारत में पाए जाते हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां भी थी या नहीं। वास्तव में निर्दिष्ट स्थानों पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों को नमूनों का अध्ययन करते हैं। इसमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष होता है। जब वैज्ञानिक पता करता है कि उस समय का ये किस समय का है, तो उसमें क्या सबसे ज़्यादा हमें रोचक जो जला हुआ चीज़ मिलता है, उससे हमें पता चलता है कि कब के पौधे पशु हैं और किस चीज़ की हड्डियाँ हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। तो वहाँ क्या हुआ, जले हुए अनाज भी मिले हैं जहाँ कश्मीर वगैरह में। वैज्ञानिक ने इन अनाजों को दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उस महाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियाँ को भी पहचान कर बता सकते हैं। तो कई साल पुराने जो जले हुए अनाज और हड्डियाँ हैं, उससे क्या करते हैं वैज्ञानिक, उसे जान सकते हैं। और उस समय वहाँ खेती काफ़ी मात्रा में होती थी, तो वहाँ जले हुए अनाज से पता चलता है। अस्थायी जीवन की ओर, तो वहाँ तो कुछ लोग मतलब कि रहते थे, फिर और आगे बढ़ जाते थे, कुछ महीने रह के फिर कहीं और वो चल जाते थे। तो अस्थायी जीवन की ओर अब देखते हैं कि अस्थायी जीवन लोगों ने कैसे जीना शुरू किया। पुरातत्वविदों के कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम, हमने पीछे देखा बुर्ज होम। वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। एक गड्ढा खोद के उसके नीचे क्या करते थे, वो घर बना लेते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए उन्हें सीढ़ियाँ होती थी, उतरने के लिए नीचे गड्ढे में सीढ़ियाँ भी बनाया जाता था। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलने की जगह मिली है। मतलब जो झोपड़ियाँ थी उसके अंदर और बाहर आग जला हुआ मिला है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। बहुत सारे पत्थरों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीय उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करके, मतलब पतली करके, उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती है। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज 1000 साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता रहा। मतलब कि 12,000 साल पहले की बात है। अब आज भी हम वही ओखली और मूसल का प्रयोग करते हैं अनाज पीसने के लिए, और उस टाइम भी लोग अनाज पीसने के लिए ओखली और मूसल का प्रयोग करते थे। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीय औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो ये है औजार। तो जब पहले लोग बड़े बड़े पत्थर का औजार बनाते थे, फिर धीरे धीरे छोटा उन्होंने बनाया, फिर पतले बनाने लगे। तो नव युग के कुछ उपकरण है ये नवपाषाण काल के हैं। और ये है हमारा उस टाइम का बर्तन। क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र पर क्या रखा जाता होगा? इस पर खाना वगैरह रखा जाता होगा, अनाज वगैरह इसमें रखा जाता होगा। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण, मतलब चित्र भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज एवं आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। चावल बनाने के लिए, गेहूँ बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए और उसमें रखने के लिए ये क्या बने, बर्तन उसका महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इनके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाने सकते थे। उन्होंने क्या किया, कपास का पेड़ पौधे लगा और कपड़े बनाने शुरू कर दिए।
क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आ गए होंगे? नहीं, एक ही साथ नहीं, धीरे धीरे आए होंगे। ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार करते होंगे, भोजन संग्रह करने का काम करते होंगे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के बाद धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया होगा। बहुत जगह लोग मौसम से के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ के जीवन मृत्यु। ये है मेहरगढ़ का घर का चित्र है ये। मानचित्र में मेहरगढ़ ढूंढो या ईरान के जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते हैं। तो हमने अभी पीछे मेहरगढ़ देखा, फिर भी हम एक बार और देख लेते हैं। ये हमारा है यहाँ पे मेहरगढ़, ईरान के रास्ते में। यह ईरान के जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ की स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाया और भेड़ बकरी पालना सीखे। सबसे पहले मेहरगढ़ में जौ गेहूं उगाना शुरू हुआ और भेड़ बकरी लोग पालने शुरू कर दिए। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। जो मेहरगढ़ है उसमें चकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते होंगे। तो ये हमारा मेहरगढ़ है। तो ये क्या आयताकार है और इसमें प्रत्येक 4 घर मिलते रहे। इसमें किसी में अनाज रखे जाते होंगे, किसी में सोने के लिए, किसी में खाना बनाने के लिए यूज करते होंगे, किसी में जानवर रखने के लिए। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी अपने उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। तो उस समय के लोगों को लगता था कि अगर इंसान मर गया तो फिर वो जन्म लेंगे, फिर वो जिएंगे, तो मतलब कि मरने के बाद भी क्या जीवन है। तो क्या करते थे, जब कब्र दफनाते थे तो उसमें कुछ सामान, खाने पीने का सामान, उसकी पसंद का सामान, बर्तन वगैरह साथ में रखकर दफना देते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। तो मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी, जैसे कि वो बकरी को बाद में खा सके इसलिए बकरी भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। या मर गया तो परलोक में जाके क्या करेगा, इस बकरी को ये खाएगा, इसलिए बकरी को साथ में दफना दिया जाता था। ये है मेहरगढ़ का कब्र। तो इसमें एक ये इंसान दफनाया गया है और ये बकरी में दफना दिया गया, कुछ सामान दफना दिया गया है। मेहरगढ़ की कब्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? तो ये बकरी का कंकाल होगा। फ्रांस में गुफा की कई चित्रकारी। फ्रांस में गुफा के चित्र। अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। जो ये चित्र है ये क्या फ्रांस की गुफा का चित्र है। तो हमें फ्रांस ढूंढना है, तो जो कि यूरोप का है। तो आप एटलस में जाके यूरोप के मैप में फ्रांस को देखिए। यह चित्र फ्रांस की गुफा का है। यह पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले, ये जो गुफा है इसकी खोज 100 साल पहले, मतलब ज़्यादा समय नहीं, 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए हैं। तो यह चित्र ये 20,000 साल से पहले लेकर 10,100 साल पहले के चित्र ये है, जो कि 100 साल पहले 4 बच्चों ने खोजा है। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बरसिंघा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों में चित्रित किया गया है। तो ये है जानवरों का चित्र। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल खनिज पदार्थों से बनाया गया है था। यह संभव है कि इन क्षेत्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था। फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा।
क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो? ये बोल रहे कि इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सव या अवसर पर बनाया जाता था कि उत्सव है तो इसे बना कर दिखाया जाता था। इन शिकारियों पर शिकार करने से पहले कुछ अनुष्ठान बनाया जाता था कि इन शिकारियों करने से पहले क्या करते थे, कुछ अनुष्ठान के लिए बनाया जाता था। तो ये है हमारा फ्रांस का गुफा का चित्र। उपयोगी शब्द: आखेटक, खाद्य संग्रह, पुरास्थल, अधियोग स्थल, आवासीय स्थल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघुपाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण, कब्र। इस सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। एक नवपाषाणिक पुरास्थल। एटलस में तुर्की को ढूंढो। एटलस जाइए, यूरोप का मैप लीजिए, उसमें तुर्की को ढूंढिए। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में एक चताल ह्यूक तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उसका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर। सीरिया से क्या कहते थे, पत्थर आते थे चकमक, जो कि तुर्की के जगह पे। लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय पर पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। देखिए, उसमें पहिए वाले वाहन नहीं थे, फिर भी लोग वहाँ जाते थे तुर्की। तो वहाँ से तुर्की से सीरिया से चकमक पत्थर लाते थे, कौड़ियाँ लाते थे, और भूमध्य से क्या कहते हैं, सीपियाँ लाते थे, जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी, जो कि इजिप्ट के ऊपर है, मतलब कि अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो है। उतना दूर लोग पैदल जाते थे, बताइए, या जानवरों के हिसाब से, या पैदल ही जाते होंगे धीरे धीरे। उस समय कोई पहिए वाला वाहन नहीं था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। बताओ, कौड़ियों तथा सीपियों का उपयोग क्या होता होगा? कल्पना करना है अब। तुम आज से आप कल्पना करिए कि आप 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। आप कल्पना कर लीजिए कि हम 12,000 साल पहले की बात है और हम पत्थर की गुफा में रहते हैं। पृष्ठ 14 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाओं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम उन्हें कौन कौन सी कहानी सुनाएंगे? तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानी सुनाएंगे? ये सब चित्र का अथी करना है आपको। और ये कुछ दिया हुआ खालिस्तान। तो अकेटक खाद्य संग्रह को गुफाओं में इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें बरसात वगैरह से बचने में, धूप बरसात ये सब से बचने में क्या हो, आसानी हो। घास वाले मैदान को विकास 10 साल हुआ नवपाषाण युग में, नवपाषाण साल में, यानी 12,000 साल से 10,000 साल के पहले हुआ है। खेती करने के लिए एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? तो खेती करने के लिए, क्योंकि खेती को बोया जाता था, फिर उसे पकड़ने में समय लगता था, इसलिए एक समय में लंबे सिंचाई करने के लिए, जानवर चिड़िया वगैरह से बचाने के लिए, तो एक खेती करने के लिए काफ़ी समय लगता है, इसलिए लोग लंबे समय तक वहाँ निवास करते थे। पुरातात्विक ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया? क्योंकि वहाँ पे लोग कब्रों के अंदर से पशु मिले हैं और जले हुए अनाज के दाने भी मिले हैं। आओ चर्चा करें। आखेटक एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों घूमते थे, ये बताना है। उनकी यात्रा और आज की यात्रा के कारणों में समानताएं बनाए, ये सब आपको बताना है। बाकी क्लास में देखेंगे कल चैप्टर नंबर 3, और आज का क्लास हुआ है ख़त्म। और कुछ देख लेते हैं महत्वपूर्ण तिथियाँ। मध्यपाषाण युग कब से है? तो 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले क्या था? मध्यपाषाण युग। बसने की प्रक्रिया कब से था आरंभ? तो लगभग 12,000 साल पहले से बसने की प्रक्रिया। नवपाषाण युग कब से है? तो 10,000 साल पहले से नवपाषाण युग मानते हैं। मेहरगढ़ में बस्ती आरंभ कब से हुई? तो 8,000 साल पहले। तो ये सब आपको याद रखना है। नवपाषाण और मेहरगढ़, ये सब के बारे में तिथियाँ याद रखनी है। और कुछ है नहीं खास, बाकी आप देख लीजिए खुद ही। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और हमने पूरा चैप्टर आज खत्म कर दिया है। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखा कीजिए। बाकी मैंने प्ले लिस्ट पे इसका पहला चैप्टर डाल दिया है, हिस्ट्री का, साइंस का और ज्योग्राफी का, तीनों क्लास चल रहा है, जो कि प्ले लिस्ट में अपलोड है, तो आप जाकर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।